नमस्कार, स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए मतदान किया। चुनाव परिणाम आने के करीब 10 से 11 दिन बाद फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया है और कहा कि कोई भी इसकी जांच नहीं कर सकता। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जिन जाग उठा है। दरअसल विदेश में भी ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 तो कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन हाल ही में एलन मस्क के एक ट्वीट ने ईवीएम हैक हो सकती है ने इस मामले को गर्मा दिया है। और आने वाले विधानसभा और उपचुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा और क्या है ईवीएम की विश्वसनीयता का सच, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में फिर एक बार ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। एंटरप्रेन्योर से नेता बने मस्क को भारत में डिजाइन की गई ईवीएम की मजबूती का प्रदर्शन करने वाला एक ट्यूटोरियल देने की पेशकश हुई। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भारत की तरह ही डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है। हमें एलन ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। इस पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कुछ भी हैक किया जा सकता है। बस फिर क्या था, एक बार फिर ईवीएम का जिन सियासतदानों में चर्चा का विषय और मुद्दा दोनों बन गया। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने एलन मस्क ही नहीं, मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा हुआ था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। कांग्रेस ने फिर एक बार चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव की और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर जो सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से बंबई के चुनाव के बाद, उसका जवाब चुनाव आयोग से भी चाहिए, उसका जवाब देश को चाहिए, संविधान को चाहिए, लोकतंत्र को चाहिए। आखिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी डिनायल मोड में क्यों है? जब पूरी दुनिया से कंसर्न उठ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से कंसर्न उठ रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग आगे आकर के इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करता कि क्या मशीनों में कोई गड़बड़ हो सकती है या नहीं? और जिस तरीके की घटना बंबई में हुई है, मुंबई में हुई है, उस तरीके की घटना अगर हर जगह पे हुई हो तो चुनाव आयोग को चाहिए कि स्पष्ट रूप से बताए, क्योंकि ईवीएम पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। ईवीएम क्या ब्लैक बॉक्स की तरीके से काम कर रहा है? इस बात पर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है। ऐसा कहीं होता है? 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते।
अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, एलन मस्क जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 1 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। दरअसल महाराष्ट्र की वनराई पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी मंगेश पडलकर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोटों से जीतने वाले शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर का रिश्तेदार है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा फोन इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल 4 जून को NESCO सेंटर के अंदर किया गया था। वनराई पुलिस ने आरोपी मंगेश पंडलकर और दिनेश गुरव को CRPC 41A का नोटिस भी भेजा है, जो चुनाव आयोग के साथ एनकोर ऑपरेटर थे। उधर ईवीएम को लेकर एलन मस्क और बीजेपी के बीच भी टकराव देखने को मिला। मोदी कैबिनेट 2.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले राजीव चंद्रशेखर ने मस्क के विचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और अन्य क्षेत्रों पर लागू हो सकता है, जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए मानक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। हालांकि चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि भारत में ऐसा नहीं है, जहां ईवीएम कस्टम डिजाइन सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। उधर बीजेपी IT सेल प्रभारी अमित मालवीय ने टेस्ला के CEO को चुनौती दी और राहुल गांधी को फटकार लगाई। अमित मालवीय ने लिखा कि एलन मस्क या जो कोई भी सोचता है कि वे ईवीएम को हैक कर सकते हैं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मस्क से भारतीय लोकतंत्र की शिकायत क्यों कर रहे हैं? मस्क क्या कर सकते हैं? या फिर दुनिया के सामने रोना और भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस के DNA में शामिल है। हमारे यहाँ अभी चुनाव हुआ और भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार इस वंशवाद को खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी ये समझ नहीं आया। खैर, इस विवाद के बीच आइए आपको बताते हैं कब कब ईवीएम पर सवाल उठे। साल 2004 से शुरू हुआ ईवीएम का उपयोग। 2009 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उठाए थे सवाल। ईवीएम को लेकर एक समय था जब बीजेपी ने चलाया था अभियान। 2009 में ओडिशा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। बीजेडी की जीत पर कांग्रेस ने जताई थी ईवीएम पर आशंका। साल 2014 में बीजेपी की जीत के बाद मचा था बवाल। कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने ईवीएम को बताया था जीत का जिम्मेदार। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी ने भी ईवीएम को बताया था संदिग्ध। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ईवीएम पर जताया था संशय। आपने ईवीएम का विधानसभा में किया था ट्रायल। साल 2019 में हैकर सैयद सूजा ने ईवीएम को लेकर किया था दावा। चुनाव आयोग ईवीएम को कई बार बता चुका है पूरी तरह सुरक्षित।
कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल पिछले कुछ समय से ईवीएम को लेकर चिंता जता रहे हैं और उन्होंने वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की मांग की थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। अब आगामी समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में ईवीएम का मसला हल होगा या और तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ईवीएम को लेकर, और ईवीएम का मुद्दा या ईवीएम को लेकर बात पहली बार नहीं हो रही है, काफी समय से चली आ रही है। शुरुआत के रूप में देखें तो 2004 से इसका उपयोग शुरू हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे, जैसा कि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, कब कब इसको लेकर विवाद हुआ है, कब कब इस पे सवाल उठे हैं। ये तो मुख्य रूप से वो समय था जब बहुत ज्यादा विवाद हुआ, लेकिन हर इलेक्शन में अमूमन हर दिग्गज, आप देखिए, ईवीएम को लेकर सवाल हर इलेक्शन में उठते ही आए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी सवाल उठाने की, तो उसके बाद आज ये मामला चलता चला जा रहा है। लेकिन अब एक विश्वसनीयता की बात है। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर क्लियर किया है कि ईवीएम मशीन्स आर 100% सेफ। वो बिल्कुल सेफ हैं, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी इन तमाम बातों के बाद उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन सवाल जस का तस बना है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो ब्लैक बॉक्स कह दिया है। तो अमूमन आप देखिए कि तमाम जो दिग्गज हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। खासतौर पर विपक्ष पर यह सवाल बहुत ज्यादा उठे कि आप लोग ईवीएम के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो इस बार का जो नतीजा आया है, क्या उसके बाद भी ये तमाम बातें जरूरी थी? एलन मस्क ने जिस तरीके से एक ट्वीट किया और उन्होंने सारी बातों को सामने रखा, उसके बाद से ये विवाद जो है या ये तकरार जो है उस बढ़ती ही चली जा रही है। चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सीबी यादव जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, राखी जी पहुंच रही है। सीबी यादव जी, मुझे ऐसा लगता है, सवाल पहला आपसे इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि अब एक नया नाम मुझे मिला ईवीएम को लेके, ब्लैक बॉक्स। तो क्यों ब्लैक बॉक्स? मुझे लगता है इस बार के जो नतीजे आए हैं और इस बार की जो चीजें थी उससे तो सब कुछ साफ हो गया है। देखिए, कहीं एकनाथ शिंदे हो या तमाम लोगों, वो कह रहे राहुल गांधी भी तो इतने अच्छे वोटों से जीत कर आए हैं, तो फिर तो वो इस्तीफा दे दें और दोबारा चुनाव लड़ ले यदि ईवीएम पर सवाल उठाना है तो इस तरह की जो बात आ रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, यदि शंका है अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक ट्वीट आता है और उसके बाद ये लगातार फिर से हमलावर हो जाना, ये कहाँ तक ठीक है? राखी जी, चुनाव परिणामों से क्या कोई मुद्दा गौण हो जाए? अगर इमेजिन कीजिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बना लेता, या हम 350 या 400 सीट जीत जाते, तो क्या ये मुद्दा गौण हो जाता? मुद्दा अपनी जगह है, चुनाव परिणाम अपनी जगह है, सवाल अपनी जगह लोकतंत्र में रहेंगे। ये सवाल भारत की निर्वाचन व्यवस्था से, यह सवाल भारत के लोकतंत्र और निर्वाचन व्यवस्था में लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ईवीएम का नहीं है। सवाल चुनाव आयोग जैसी संस्था के कार्य व्यवहार, कार्य प्रणाली का भी है कि वहां से कैसे एक मोबाइल जो है, जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो मतगणना ऑफिसर का जो मोबाइल है, जो कि बहुत सीक्रेट होता है, वो मोबाइल कैसे एक कैंडिडेट के रिलेटिव के पास पहुंच जाता है। तो सवाल केवल ईवीएम तक नहीं है, सवाल लोगों का चुनाव प्रणाली में विश्वास से जुड़ा हुआ है। और जब लोकतंत्र में, आपको पता है राखी जी, सत्ता का हस्तांतरण, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां बिना रक्त क्रांति की सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस व्यवस्था के भीतर लोगों का विश्वास है। और अगर उस पर कोई भी सवाल उठता है, तनिक मात्र भी अगर संदेह उठता है, तो निश्चित तौर पर ही उस पर बहस भी होनी चाहिए। उन सवालों को दफनाया नहीं जा सकता और उस पर सार्थक चर्चा होकर सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी मिलकर के उस पर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल क्लियर है। ब्लैक बॉक्स क्यों कहा आपने पूछा कि ब्लैक बॉक्स क्यों कहा? राखी जी, ब्लैक बॉक्स वो होता है कि उसके भीतर क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ईवीएम के भीतर क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। कभी भी चुनाव आयोग ने उस व्यवस्था को, वो अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी करके बताता है ईवीएम में ये है,
लेकिन उसके भीतर है क्या, ये कहीं भी कोई आज तक सामने नहीं आया है। इवन वो कहता है कि आप जांच कर लो, दूर से कर लो, एक बार बुलाया तब भी। तो कोई भी निर्वाचन व्यवस्था जिसपे संपूर्ण लोकतंत्र का आधार स्तंभ टिका हुआ हो, उस पर ऐसे नहीं हो सकता है। और उस चुनाव आयोग की बातों पर कैसे विश्वास कर ले, जिसके दोनों रेफरी चुनाव आयुक्त चुनाव से जस्ट पहले बदल दिए जाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए, विपक्ष की सहमति को दरकिनार करते हुए। उसका एक चुनाव आयुक्त चुनाव से जस्ट पहले बिना किसी कारण के बिल्कुल मौन रह करके इस्तीफा दे देता है। और पूरी चुनाव प्रक्रिया के भीतर चुनाव आयोग का जो रवैया रहा, वो इस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, भाषा और शब्दावली ऐसे रही जैसे वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा हो, उनका पक्ष ले रहा हो। और जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठता है, तब वो इस भूमिका में आता है कि वो चुनाव आयोग का प्रोटेक्शन या ईवीएम का प्रोटेक्शन कर रहा हो, वहां पे उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। तो जब लोकतंत्र पे सवाल हो, तो उस पे तो सवाल खुला होना चाहिए ना, उस पे तो बात बिल्कुल स्पष्ट और खुली तरीके से होनी चाहिए। उसमें ईवीएम के पक्ष में या ईवीएम के खिलाफ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। भाई सवाल जब लोकतंत्र के बुनियादी है तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं हम सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, इस पे थोड़ी और बहस हो। कोई भी व्यवस्था, मैं ये की बात कर रहा हूं राखी जी, क्या दुनिया में कोई व्यवस्था अपने आप में पूर्ण रही है जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है? तो अगर भारत की निर्वाचन व्यवस्था में कुछ इस तरह के सवाल आए हैं, समय समय पे व्यवस्थाएं पुरानी होती जाती है, नई व्यवस्था आती है, तो उनका निराकरण सार्थक बहस से, चर्चाओं से होता है, न कि उनको दफनाने से होता है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग उनको दफन करने की जो कोशिश कर रहा है, उससे संदेह निराकरण होने की बजाय संदेह और गहरा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो इनके पक्ष में आके ऐसा खड़ा हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि उसकी जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे, आखिर ऐसा क्या है उसके भीतर। सीबी यादव जी, लेकिन हमें उस पहलू पे भी ध्यान देना होगा जो हाल ही में इस बार के इलेक्शन के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने भी तो तमाम चीजों को कहा था कि ईवीएम्स पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। जहां तक वीवीपैट से पर्ची मिलान की बारी आई थी, उसको भी उन्होंने खारिज करा था, वो एक बात का विषय हो गया। तो क्या हम उनकी गाइडलाइंस को भी दरकिनार करें? हमें वो भी समझना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ईवीएम बिल्कुल सेफ हो गई है और हम उस पर बात ना करें। मुझे कोई राइट नहीं है या किसी को भी इस तरह से, जब तक आप उसके इंटरनल, जैसे आप कह रहे हो उसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता, तुम सवाल नहीं उठाए। लेकिन ये सवाल जायज है कि ये जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम आया, निश्चित तौर पर वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो तमाम चीजों पर नोटिस भी भेज रही है। तो ये निश्चित तौर पर मैं समझ सकती हूं कि एक मैटर कुछ आया है, तो अब देखना पड़ेगा कि कहां से क्या कनेक्शन था। लेकिन ओवरऑल पूरा इलेक्शन हो गया और ये तो हो गया। चलिए, आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो जाने हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो ये कैसे चाहते हैं आप लोग, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ईवीएम सही है या नहीं है? उसके अंदर का पूरा ब्यौरा कौन देगा? दो चीजें बहुत क्लियर करनी चाहिए राखी जी। पहले तो राहुल गांधी जी ने एलन मस्क का रेफरेंस नहीं लिया। उन्होंने जो मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और उसके आधार पे एक अखबार मिड डे ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, उस रिपोर्ट के आधार पे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। एलन मस्क का मामला राजीव चंद्रशेखर जो इनके एक्स मिनिस्टर है, वो उनको टैग करते हुए ट्वीट करते हैं और उनको जवाब देते हैं। वो जो है ना, उसके जवाब में, उनके ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने कहा एवरीथिंग इज हैक, मतलब हर चीज हैक की जा सकती है। एलन मस्क जो अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र का अपना एक्सपर्ट है। अब आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट में ये बात, पहली बात तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप चुनाव के बहुत, जब चुनाव शुरू हो गए तब आप इस पे आए हो, तो अब आप यहां से अविश्वास जताना, पूरी निर्वाचन प्रणाली पे अविश्वास जताना होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्सपर्ट नहीं है। ये लोकतंत्र के बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट से निराकरण नहीं हो सकते। लोकतंत्र के बुनियादी सवाल पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी से चुने हुए प्रतिनिधि, सत्ता पक्ष, राजनीतिक दल ही निराकरण करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, ये राजनीतिक दलों का और पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन है कि इस पे सार्थक बहस हो। ये लोकतंत्र का वो पिलर है कि जब संकट आए तो उसको बचाएं। तो मैं कह रही हूं, बुनियादी सवाल हमारा है। कोई विश्वास भी तो करे भाई। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट देखे, तमाम लोग देखे, तो उन्हें तो मैं हमेशा कहती हूं, उन्हें तो अपने मुद्दों से लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है। तब तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, इसीलिए ये डिसीजंस वहां से इतने निकल कर आए थे। खैर, एक विषय अब ये महत्वपूर्ण है कि आगे इस पर क्या। रमाकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच।
रमाकांत जी, देखिए एक बार फिर ईवीएम पर बात आई है और मुझे लगता है कि ये इस बार का जो घटनाक्रम महाराष्ट्र का निकल के आया, तमाम नतीजों पे निकल के आया, देखिए पक्ष विपक्ष से थोड़ा हट के इसको समझने की जरूरत है और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के लोग, तमाम लोग इस पर गंभीरता से सोचें, उस बात को सामने रखें। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा अब इस पे आगे। देखिए राखी जी, यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था ईवीएम जिंदा है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन मुझे लगता है ईवीएम जिंदा है। अभी यादव जी अभी कह रहे थे, बहुत सारे विषय को लेकर के आगे आ रहे थे, बहुत सारी बिंदु कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उनका वर्डिक्ट कुछ और था। लोकतंत्र की चीजें हैं, लोकतंत्र में उनको हस्तक्षेप, लोकतंत्र की बातें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, समय के साथ साथ बहुत कुछ भूल जाते हैं। आपको याद होगा 2017 की बात है, जब 3 जून से लेकर के 26 जून तक चुनाव आयोग ने कहा था मैं विपक्षी दलों को चुनौती देता हूं जो कि आप आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाइए। याद होगा आपको 2017 का। लेकिन इन्होंने कोई भी आकर के, कोई भी विपक्षी दल उस समय में आकर के, जबकि इनके तो बड़े बड़े आईटी सेलर हैं, बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े अनुभवी नेता सब हैं, लेकिन कोई भी आकर के उस ईवीएम को हैक करने की कोशिश नहीं की। और चुनाव आयोग इस तरह की बातें पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा 2019 में 20,687 ऐसे मतदान केंद्र थे जिसके ऊपर में वीवीपैट से उसका मिलान किया गया और 0.0006% की जो डिफरेंस हुई, उसमें चुनाव आयोग ने कहा था ये कहीं पे भी चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता। आप हाल का आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हर जगह शंका करने से कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को और अपनी विश्वसनीयता को भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अभी पूरा पाषाण युग में ही जीने का काम कर रहे हैं अभी भी कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो व्यवस्था है, जो कांग्रेस के समय से ही होती आ रही है। 2004 में आपने कहा था कि ईवीएम की शुरुआत हुई थी। उस समय में जिस तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना बेहतर नहीं था, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना बेहतर हो चुका है जिसमें न्यायालय भी इस चीज को मान चुका है, चुनाव आयोग भी मान चुका है, और लोकतंत्र की जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, उसमें भी कहीं पे भी आज आप देखें चुनाव का जो परिणाम है, वो परिणाम आपने देखा जो कि किस तरह से 240 के ऊपर में भाजपा सिमट गई और वहीं पर 52 सीट से 99 पे कांग्रेस चली गई, वहीं पर समाजवादी पार्टी 37 सीट पे चली गई। ये सारे चुनाव परिणाम के बावजूद भी अगर कोई प्रश्न उठाता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास विषय नहीं रह गया, क्योंकि सत्र अब देखेंगे, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, और उसमें आप देखेंगे कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए आप ईवीएम भी देखेंगे, क्योंकि बाहर में जो बैठे व्यक्ति हैं, चाहे एलन मस्क हो, चाहे फवाद चौधरी हो, या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हो, या चाइना का व्यक्ति हो, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को बहुत सूट करता है। ठीक है, ये बहुत सूट करता है उनकी बातें, लेकिन अपने लोकतंत्र, अपने न्यायालय के ऊपर में इनको कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीट 2019 में इनको आई थी, उसमें 2024 में अगर इनको सीट में अगर कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन आई है, अच्छी स्थिति में आई है, उसके बावजूद भी अगर ईवीएम के ऊपर में सवाल कोई उठाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर में प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जैसे यादव जी ने आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और था। अरे भाई बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? हमारे पास भी वर्डिक्ट पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने इसलिए एक बात बोली ना, सब एक दूसरे की बात को काट सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है एक्चुअल वर्ड्स क्या थे, एक्चुअल वर्डिक्ट क्या था, क्या बात है, ये हम सबको बहुत क्लियर है। तो हम एक दूसरे की बात को यहाँ क्रॉस ना करें। पहली बात, 1 मिनट, क्योंकि कई मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया आनी है। रीना जी 1 सेकंड में आ रही हूँ। कीर्ति निधि पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पांडे जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जाननी है। मैं इस बार के इलेक्शंस को साइड रखती हूँ, मैं तो उस बात पे चली जाती हूँ कि कहाँ से ये शुरू हुआ। भाई 2004 से ईवीएम का उपयोग शुरू होता है, उसके बाद में सबसे पहले बीजेपी भी होती है, जहां से सवाल उठाने की बात शुरू होती है। फिर क्या वो बात दब गई या नतीजे ऐसे आने लगे कि उस बात को छोड़ दिया? तब से तो ये सिलसिला चला आ रहा है। कभी कांग्रेस ने किया, शुरुआत बीजेपी ने करी थी। इस मामले का कोई दी एंड नहीं है। हर इलेक्शन में कुछ नहीं होता तो ईवीएम को लेके
आते हैं, तो कभी ये ईवीएम का मुद्दा खत्म होगा या नहीं? एलन मस्क की जहां तक बात है, जो सीबी यादव जी कह रहे थे, देखिए अमेरिका में भी कुछ ऐसी इलेक्शंस को लेकर, कुछ प्रणाली पर कुछ इश्यूज हुए, जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया, और जब उन्होंने ट्वीट किया तो राहुल गांधी ने उसे ईवीएम्स को लेकर, जब वो बात आई ना, तो उसको उन्होंने ब्लैक बॉक्स लिखा, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा आए कहीं से और उस पर विपक्ष या हमारे भारत से कोई चीज ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बात बस वहां से शुरू हो गई, लेकिन ले देके क्या हुआ, सब कुछ ठीक था, अभी काफी दिनों से सब शांत था, लेकिन नतीजे आए हैं, अब फिर ईवीएम पे जाके बैठ गए। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक चलेगा? देखिए राखी जी, जिस तरीके से ईवीएम पे आज बहस आपने फेयर तरीके से शुरू किया है, मैं चाहता हूं सब लोकतंत्र के सजग प्रहरी बैठे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे हम हैं, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे किसी दल के प्रवक्ता, सब लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं। तो मैं तो कहूंगा कि किसी को इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता होने के बजाय इस बात का समाधान होना चाहिए कि ईवीएम पर हमारा भी भरोसा बढ़े और देश की आम जनता का भी भरोसा ईवीएम पर बढ़े, इस बात का प्रयास होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। आपने कहा 2009 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय एल.के. आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया, और तब से सवाल लगातार चलता रहा। महाराष्ट्र में जो हुआ उस घटना को आप भी जानती हैं, पूरा देश जानता है किस तरीके से उद्धव गुट के उम्मीदवार को हराया गया, किस तरीके से शिंदे गुट के उम्मीदवार को जिताया गया, क्या हुआ वो सब एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच हो रही है, जो चीजें होंगी वो सबके सामने आएंगे। लेकिन दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और उस तरफ मैं आपका इशारा ले जाना चाहूंगा, अपने साथी प्रवक्ताओं का भी इशारा उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब भी किसी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जब भी किसी ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है, कभी भी जब सवाल खड़ा होता तो होता है साहब हम साइकिल को वोट दे रहे हैं, वोट कमल के फूल पे चला गया, साहब हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वोट कमल के फूल पे चला जा रहा, साहब हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, वोट कमल के फूल पे। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा इतनी बार की शिकायतों में कि हमने कमल को के फूल को वोट दिया और वोट किसी दूसरी पार्टी को चला गया, ये कभी आपने नहीं सुना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएसडीएस का एक सर्वे आया, सीएसडीएस के सर्वे में हम आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, 43% इस देश की जनता सीएसडीएस के सर्वे में ईवीएम पे अविश्वसनीयता प्रकट कर रही है, करिए ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अगर 43% लोग इस देश के ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र हमारा मजबूत कैसे होगा। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, और हमसे ज्यादा जिम्मेदारी जो लोग सरकार में है उनकी है कि जेपीसी बनाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करें और इस समस्या का निराकरण हो एक बार कि ईवीएम बेहतर है, ईवीएम मजबूत है, ईवीएम के से चुनाव जो होगा निष्पक्ष होगा, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। जब तक के समाज के निचले पायदान तक, जहां तक अविश्वसनीयता गई है, वहां तक ये संदेश नहीं जाएगा कि चुनाव विश्वसनीय है, आपको भरोसा नहीं होगा। हम लोग चुनाव में जाते हैं, हम लोग के जो समर्थक लोग कहते हैं कि हम आप लोगों को वोट देके क्या करेंगे, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी नहीं हारेगी। अगर इस तरीके की अविश्वसनीयता है लोगों के बीच में, तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है और मिश्रा जी की भी है कि हम आप मिल करके इस लोकतंत्र को मजबूत करें, और ईवीएम पे जो संदेह है उस संदेह को इलेक्शन कमीशन आगे आकर के फेस करे। सबको मिश्रा जी मत फेस करें, इलेक्शन कमीशन फेस करे, और इलेक्शन कमीशन इस समस्या का निराकरण करे जिससे सबका भरोसा इस पे जगे। एलन मस्क ने क्या कहा, राजीव चंद्रशेखर जी क्या कह रहे हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि समाज के व्यक्तियों के बीच में भी ईवीएम पर संदेह है, और इस संदेह को दूर करना बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र के मजबूती के लिए। ठीक है, चलिए रीना जी, पहले आप, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रही थी, और मुझे बताइए कि इसका सच कैसे सामने आएगा। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी जो अभी कीर्ति निधि जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बोले, दिग्गज क्या बोल रहे हैं और कौन सा दल क्या बोल रहा है उसको छोड़ें। चलिए मान लिया उसको छोड़ भी दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने भी तो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम्स आर 100% सेफ, और उन्होंने एक शायरी के जरिए बहुत अच्छे अंदाज में भी बहुत कुछ कह दिया। तो फिर अब बचा क्या है? अब और कौन सा कोई नया इलेक्शन कमीशन लाना होगा, कुछ और करना होगा? ये भी एक मुझे लगता है चर्चा का विषय। रीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया है क्या? अनम्यूट कीजिएगा।
रीना जी म्यूट है मैम, अनम्यूट कीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा से आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ, ठीक है? तब तक एहतेशाम जी, इसी सवाल को आपके साथ आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। कैसे आएगा खुलासा, कैसे होगा इसका खुलासा? बैठे हुए हैं। आज समझिए लोकसभा का इलेक्शन जो 2024 में हम लोगों का कंप्लीट हुआ, इसी विषय पर जो अभी हम लोग ईवीएम मशीन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा राकेश जी कि हमारा जब काम कोई भी पार्टी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, जिस इशू जो ईवीएम इश्यूज बना करके लोगों के बीच में संकोच पैदा, संदेह पैदा कर रहा है, तो ये हमारी मतलब सोच है कि हम समझते हैं कि कहीं न कहीं मतलब ईवीएम का जो शक है, तो हम लोग तमाम पार्टी को लोगों को मिल करके ईवीएम को समझिए बायकॉट करना चाहिए। और देश में जिस तरह से लोकतंत्र, जैसा कि हमारे अभी हमारे जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के सामने में कहे हैं कि हम समझते हैं कि लोगों को ईवीएम का बायकॉट कर करके और निष्पक्ष जो बैलेट के जरिया कहीं न कहीं जो शक का जो गुंजाइश है, उस जड़ को ही हम खत्म कर दें, ईवीएम को ही हम खत्म कर दें, ताकि जो है हम लोग बैलेट के जरिए अगर वोट करते हैं तो किसी को कोई भी चीज का शक नहीं रहेगा। तो हम तमाम पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर शक की जो गुंजाइश है उसका खात्मा हो जाना चाहिए और ईवीएम को बायकॉट करना चाहिए। इसलिए कि जब से परिस्थिति आई है, देखिए ईवीएम लेकर के आज 48 वोट जो महाराष्ट्र का जो वाकया हुआ है, ये कहीं न कहीं शक की गुंजाइश है। आप देखे होंगे राकेश जी, चौथा फेज जब इलेक्शन हो गया था तो उसके बाद में हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुक्म हुआ कि 4% वोट जो है ये बढ़ गया। तो ये किस अकॉर्डिंग से बढ़ेगा, हमें ये बात समझ में नहीं आती है। तो हमें लगता है कि पूरे देश और दुनिया नामचीन लोग कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन बीजेपी सपोर्टर और चुनाव आयोग का ही सिर्फ विश्वास क्यों, लेकिन चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी को ही सिर्फ मालूम है कि हैक नहीं होता, ईवीएम हैक हो सकता है। तो इसलिए हम ईवीएम को बारे में हम तमाम लोगों को कहेंगे, तमाम पार्टी को कहेंगे कि ईवीएम का बायकॉट होना चाहिए, तब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं हो। इसलिए एक लोकतंत्र, हमारा जो लोकतंत्र समझ लीजिए कि बहुत ही मजबूत ढंग से बना है, तो लोकतंत्र का जो समझ लीजिए विश्वास जो है, लोगों का शक का गुंजाइश हो जा रहा है। जिस तरह से अभी समझ लीजिए कि बहुत से सीटें में आप देखेंगे कि 500 का मार्जिन था, तो ये कहीं न कहीं पर ये शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो हम समझते हैं कि तमाम पार्टियों को मिलकर करके ईवीएम हटाओ और देश बचाने का सिस्टम होना चाहिए। और हम तमाम लोगों को एकबद्ध होकर के, अगर मैं काम किया हूं तो जनता तो हमें जनादेश देगी, जनता तो हमें वोट देगी, तो हमें उसमें टेंशन है। जब मैं काम करूंगा तो मुझे पिछले दरवाजे, अगले दरवाजे या बीच वाले दरवाजे, हमको जनता हमेशा वोट देगी। इसलिए कभी भी आज जब ईवीएम के जरिया से जो वोटिंग का हो रहा है, तो ईवीएम के वजह कर कहीं न कहीं शक की गुंजाइश होती है। तो हम ईवीएम का हम चाहते हैं कि ईवीएम को हम बायकॉट करें, जिससे हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा था, हम लोग बहुत प्रोटेस्ट भी किए थे, बहुत आपकी तो काफी अच्छी सीटें हैं, आपका तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, फिर भी आपको लगता है कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इसको बायकॉट करना चाहिए? मेरी इंडिविजुअल सीटें सी बात नहीं है राकेश जी, मेरी इंडिविजुअल सीट नहीं है, ये पूरे देश की बात है। 543 सीट की बात है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 का पार स्लोगन कल लगाया था, कहीं न कहीं 239 सीट वो लाने पर खड़े हो गए, तो ये कहीं न कहीं कुछ गुंजाइश, मतलब शक की बुनियाद है, इसको समझना होगा। लोग समझ रहे थे कि आजकल डिजिटल दुनिया है तो सब समझते हैं, कहीं नहीं काला है, काल में काला। ईवीएम का तो समझिए हर पार्टी ने बायकॉट किया था। तो भारत में जो बैठे हुए, केंद्र में जो बैठे हुए, सत्ता में जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी, उनको अगर बहुत लोग से काम करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो बड़ी बड़ी बात अगर उन्होंने कहा था तो हम समझते हैं, तो उनको फिर बैलेट के जरिए वोट कराने में क्या हर्ज है? वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कहीं न कहीं हम समझते हैं कि पानी में दूध मिलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं शक का बुनियाद है। और ईवीएम को हम समझते हैं कि ईवीएम को हम समझते हैं कि हटाना चाहिए राकेश जी। ये हमारे तरफ से भी समझ लीजिए कि ये मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि हम तभी हम ताकतवर होंगे जब हमें ईवीएम के जरिए से शक नहीं हुआ हमारे। ठीक है, चलिए एहतेशाम जी वापस आऊंगी। रीना जी, मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है? रीना जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैम।
अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। जी, राखी जी, पहले तो आपके माध्यम से सभी को, देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी पैनल में बैठे हैं सभी को नमस्कार। राखी जी, देखिए, ऐसा है कि ईवीएम हो या कोई भी मशीन हो, जब हम उसके बारे में आज के जमाने में बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छी सी पता है कि कोई भी मशीन को हम बहुत आराम से हैक कर लेते हैं, दूर बैठ के भी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर ईवीएम को हैक किया जा रहा है तो इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। जहां तक रहा सवाल कि चुनाव आयोग के मानने का, तो देखिए, कोई भी आयोग हो वो अपनी कमी तो कभी नहीं मानेगा, है ना। तो मगर जनता जब बोल रही है कि हमने आपको वोट दिया है और आप तक वोट नहीं पहुंचा हमारा, तो ये जनता एक आध दो संख्या में नहीं होती है। ये जनता जब बड़ी संख्या में बोलती है कि हमने तो आपको वोट दिया मगर वोट हमारा गया ही कहां नहीं, तो ये कहीं ना कहीं पता चलता है, क्योंकि जनता में भी विद्रोह का स्वर है जो इस बार वोटिंग में दिखाई दिया। पूरे देश की जनता ने एक सुर में विद्रोह दिखाया है कि उन्हें भी ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। दूसरी चीज, जब हमारी ईवीएम मशीन इतनी स्मार्ट है और हम उस पर पूरी विश्वसनीयता रखते हैं, तो शाम को जब हम वोटिंग बंद करते हैं उसी समय उसमें सिर्फ एक बटन दबाना है और बता देना है कि इस बूथ पे ये रिजल्ट आया, तो विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। जो कि हम उसको 1.5 महीना बंद रखते हैं कहीं पे, फिर हम नित्य प्राय पाते हैं। मतलब ये आज पहली बार नहीं है, इतने चुनाव से बराबर हो रहा है कि मशीनें यहाँ वैन में पाई गई, मशीनें बदल दी गई। अभी नगर निगम के चुनाव भी हुए थे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो प्रत्याशी लड़ते रहे चुनाव आयोग से कि हमारी मशीन का नंबर दूसरा था और यहाँ जो मशीन खोली गई है वो दूसरे नंबर की है, मगर उनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक उस पर कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग द्वारा नहीं ली गई। तो ये हमेशा ही होता आया है कि नित्य प्राय प्रत्याशी बेचारे अपनी आवाज उठाते रहते हैं, समय पे दायर भी करते हैं, जो कि कहा जाता है कि उस समय सीमा पर अगर कोई भी आपत्ति उठाई जाती है तो उसका निराकरण करना चुनाव आयोग का धर्म है, मगर उस पर कोई भी नहीं होता है निराकरण। तो प्रत्याशी बेचारा क्या कर सकता है? वो सिवाय अपनी आवाज उठाने के और कुछ नहीं कर सकता। अंततः उसे हार का मुंह देखना पड़ता है, जो कि वो जनता के बीच में, देखिए, कोई भी प्रत्याशी वो जनता के बीच में जा रहा है, उसे अपनी जमीनी हकीकत बहुत अच्छे से पता होती है कि जनता उसे प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, मैं जीतूंगा। और उसे ये भी पता होता है कि यहाँ मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जीतूंगा, गारंटेड। मगर उसके बाद जब रिजल्ट अप्रत्याशित आता है तो कैंडिडेट का सवाल उठाना जायज बनता है, उसका अधिकार है। उसको हम अनर्गल बातें करके दबा देते हैं कि अरे वो जीत गए, यहाँ जीत गए, तो अरे जहां नहीं जीते आदमी वही तो आवाज उठाएगा, मतलब वहां कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी हर जगह की बात करती है, मगर मध्य प्रदेश की कभी बात नहीं करती कि 29 में 29 जीती। क्या इन्होंने इतनी मेहनत की है? क्या यहाँ जनता इतनी खुश? अगर इतनी खुश होती तो कई जगह इनके सांसदों को लताड़ के फेंका गया, घुसने तक नहीं दिया गया, लिखा गया जहां सड़क नहीं वहां वोट नहीं, जल नहीं तो वोट नहीं, ये नहीं तो वोट नहीं, सुविधा नहीं तो वोट नहीं, हर जगह दीवारों पे लिखा गया। कई जगह वोट को बहिष्कार कर दिया गया, वोट डालने नहीं चाहा गया, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह जीती। और जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी जब हार रही थी तो भारतीय जनता पार्टी भी आवाज उठा रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह तो भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में भी था। मगर चूंकि आज बहुमत से इसकी वजह से जीत रही है, तो वो क्यों आवाज उठाएगी? और वो अपने जरिए लोगों को दबाना चाहती है। अगर विपक्षी कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने में लगी है कि ये गलत कह रहा है, यहाँ जीते तो कैसे। अरे जहां हारे और जहां जनता का प्यार सम्मान मिल रहा था उसको, तो वहां वो आवाज उठाएगा भाई कि यहाँ मेरे साथ जनता थी, मेरा सम्मान मिला, उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मुझे वोट नहीं मिला तो गया कहाँ। आप ये सोचिए, प्रत्याशी के खुद के परिवार के कई बार वोट नहीं पड़े होते हैं, 0 वोट होता है, तो क्या जो प्रत्याशी लड़ रहा है, इतनी मेहनत दे रहा है, 2-3 महीने से 5 साल से बराबर अपने क्षेत्र में कार्यरत है, जनता के बीच में जा रहा है, उसकी समस्याएं उठा रहा है, क्या उसको अपना वोट भी नहीं मिलेगा? कई बार हमने पाया कि 0 वोट आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि हमसे जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल देंगे? अच्छा, जहां तक एक बात है, एक बार और मशीनों का 1-2 मिनट लूंगी मैं राखी जी। अभी मध्य प्रदेश में किया गया था, तो कई लोगों ने, उसमें मीडिया भी मौजूद था, सब थे, कई लोगों को बुलाया गया और परीक्षण किया गया। तो वहां पे था आम, सेब, केला,
किसी ने 11 लोगों ने केला दबाया, बाकी लोगों में 11 लोगों में किया गया बटन दबाने का काम, तो 4 लोगों ने सेब दबाया और 7 लोगों ने केला दबाया, मगर वोट कहाँ निकला? सेब पर। तो कहीं ना कहीं तो मशीन गड़बड़ है। कितनी बार आया है कि परीक्षण के दौरान वहां पाया गया कि वोट भारतीय जनता पार्टी के ही निकल रहे हैं। मतलब एक बार नहीं, 2500 बार ये साबित हो चुका है। और क्या प्रमाण चाहिए भाई? ठीक है, एक हमें मुझे तो लगता समझ है नहीं आती, या तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड से कीजिए जैसे होता है पंचायत। ठीक है रीना चुनाव जी, जब मैं समझ राष्ट्रपति रही हूँ का आपकी चुनाव हो बात को, सकता लेकिन है। इसके लिए देखिए एक व्यक्ति के बोलने से या एक बार के कहने से नहीं होगा। और इलेक्शन से मुझे लगता है इस वक्त तो बहुत समय नजदीक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तरह से इस पूरे मामले पे जो उनको लगा उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले समय में एक बार फिर से ये बात आ रही है, तो उस पर एक वाकई गहन चिंतन का ये विषय है। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? कुमार राकेश जी, क्या है इस ईवीएम का सच, इसकी विश्वसनीयता का सच? मैं तो अब इस सवाल पर आ गई हूँ। हाँ कुमार राकेश जी, आपको सुन पा रही हूँ मैं जानना चाहती हूँ क्या है इसकी विश्वसनीयता का सच, और वाकई में जो ये बात आ रही है कि एआई से हैक हो सकता है, क्या वाकई हो सकता है? आपकी आवाज थोड़ा इको हो रही है, थोड़ा एक बार रिपीट करिए सवाल को। हाँ कुमार राकेश जी, मैं पूछ रही हूँ कि आखिरकार वाकई क्या है ईवीएम का सच, उसकी विश्वसनीयता का सच। एक बार फिर से इलेक्शन के बाद ये मुद्दा सामने आया है, थोड़ा सा पक्ष विपक्ष की बातों से हटकर एक्चुअल में यदि सभी लोग कह रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग, तो क्या ये वाकई एक गंभीर चिंतन का विषय नहीं है? इस पर आगे क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी लास्ट डिसीजन जो था वो इसीलिए था कि एकदम से कोई चीजें नहीं होंगी। अभी कई सारे पैनलिस्ट यहाँ पर कह रहे थे, जैसे टीएमसी ने भी कहा कि आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं जाते, बायकॉट कर दीजिए उसको, ईवीएम को बायकॉट कर दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। क्या ये संभव है आने वाले समय में? देखिए ऐसा है कि भी जो ईवीएम की बात है ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। सबको मैंने धैर्यपूर्वक सुना, थोड़ा मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कम समय में सारी बात को रखने की कोशिश करूंगा। 42 मिनट से सब कुछ सुन रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि ईवीएम का पहला प्रयोग 1980 में इसका निर्माण हुआ। 1982 में केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ। उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट चले, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। 99 के बाद ईवीएम पे चुनाव हुए, लेकिन सब उसके बाद 2004, 2009 कभी ईवीएम हैक नहीं हुआ, कभी ईवीएम को झटका नहीं लगा, कभी उसमें बटन नहीं दबा तो कांग्रेस को मिल गया वोट या बीजेपी को मिल गया। आडवाणी जी ने एक सवाल उठाया था उस टेक्निकल मामले को लेकर के एक बार, उसके बाद किसी ने सवाल नहीं उठाया विपक्षी दलों में 2014 तक। 2014 के बाद ईवीएम अचानक खराब हो गया। ये सारी की सारी मशीन इजाद की है कांग्रेस के राज की, लेफ्ट की राज की। उन्होंने इस चीज को इजाद किया, शुरुआत किया, एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, ट्राई किया, उसके बाद इसकी शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद 2014 में जब सभी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए एक नया शब्द आया हम लोग के साथ, VVPAT, इसको बोलते हैं वेरिएबल वोट वेरिएबल पेपर फॉर ऑडिट ट्रेल। इसको हिंदी में बोलते हैं मतदाता सत्यापित पेपर, जिसका कभी भी जांच की जा सकती है, जिसमें कि आपने किसको वोट डाला, किसको नहीं डाला। अभी मैडम को मैं सुन रहा था कि केला आम की बात कर रही थी, उनको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, आम आदमी पार्टी का ये स्थापना ही झूठ पे हुई, अभी तो झूठ पे चल रही है। आप मुझे इसमें बोलने में कोई मतलब ये नहीं है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बात तथ्यों पे होना चाहिए, अभी जो विपक्षी दल जो भी कर रहे हैं अर्ध सत्य की राजनीति कर रहे हैं, आधा सच आधा झूठ मिलाकर काम कर रहे हैं। उनको कम से कम, जब अभी जो मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी सपोर्ट और विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन ने दुनिया को चैलेंज किया, देश के सभी नेताओं को चैलेंज किया, और सभी हैकर्स को बुला लीजिए, हैक करके दिखा दीजिए। भारत का बना हुआ है, भारत के लोगों के द्वारा बना हुआ है, इंजीनियर के द्वारा बना हुआ है, और पूरी तरह से प्रूफ है। इसको सभी जो मानक संस्थाएं हैं, हमारे जहन में क्या है, हम गुलामी में रहे हैं, करीब 12-15 साल रहे हैं, और उस सब मिला जुला करके 9 साल की बात करें तो गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज जो ब्लैक बॉक्स की बात राहुल गांधी जी ने कही है, ब्लैक बॉक्स
प्लेन में होता है वो ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ या ट्रैक हुआ, ओवर हुआ, नीचे हुआ, संदर्भ में कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स जो टेक्निकल वर्ड है वो प्लेन में होता है, जिसके पास सारी जानकारी होती है। दूसरी बात, अभी एलन मस्क की बात आई। मैं जून में अभी गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका, व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक उनका स्वागत हुआ, ना भूतो ना भविष्य। जो कांग्रेस में दूसरी बार विश्व के नेता थे जिन्होंने भाषण दिया, वहां एलन मस्क मिलने आए थे। एलन मस्क व्यापारी हैं, या सोरोस की बात कर लें या एबीसीडी किसी की बात कर लें, वो इसमें इसीलिए आए बीच में। हमको लगता है, हमारा अपना मानना है, हमारा आकलन है, विश्लेषण है, कुछ तो बिजनेस व्यापारी है। व्यापारी भारत सरकार को या भारत को या प्रधानमंत्री को या किसी को भी, जो भी जहां पावर है उसको कैसे दबाना है, उसके लिए लूप होल ढूंढते रहते हैं। जो भी व्यापार रहे हैं, व्यापारी क्या अमेरिका हो, यूरोप है, जो भी विदेश ने हम पर राज किया, हमारी कमजोरियों को लेके किया, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई बाहर से लोग नहीं आए थे, हमारे यहाँ गद्दार थे, उन्होंने उनके कारण ही राज किया, चाहे मुगलों ने किया चाहे अंग्रेजों ने किया, तो वो अलग विषय है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें, ये अभी मुझे इस बात का आश्चर्य है, मैं तो 1989 से 84 से 89 से मैं चुनाव कवर करता रहा हूँ, एक चुनाव का मैं हिसाब आपको दे सकता हूँ, डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन अभी एक पिछले 20 वर्षों में, यदि कहा जाए कि 24-25 वर्षों में, बूथ कब्जा वाली खबरें पहले हम लोग ने बहुत लिखी। वो पेटी की पेटी उठा ले गए, एक आया पेटी बदल दिया गया, तो यहाँ वो चीजें नहीं हो पा रही है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे सरकार वाले हो या विपक्ष वाले हो। तो एक अच्छी बात है, एक चुनाव आयोग में बात आई, तो चुनाव आयोग की एक लिस्ट है, उसमें टीएन सेशन, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। रोकिएगा, ये कुछ ज्यादा जो पत्रकार जो महोदय जी है, भाई साहब मैंने आपको 18 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट झूठ बोलिए, कब तक झूठ बोलिएगा? मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ। आप पत्रकार बनिए, बीजेपी के प्रवक्ता ही नहीं बोलते हैं आप इतना, तो आप इसकी क्यों गरिमा गिरा रहे हो? इसकी गरिमा गिराते क्यों हो? मैं भारतीय आप सीधे राष्ट्रवादी पत्रकार बोलिए ना अपने आप को, कि मैं जो है राष्ट्रवादी भगवा पत्रकार हूँ। अपनी नैतिकता को क्यों गिरा रहे हो आप? सच को आप लोग पचानी बात झूठ बोलते हैं, लोगों को बताते हैं। किसी पार्टी को पहले भारतीय बनिए, आप अगर प्रवक्ता हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने जैसे शांतता छोड़ी कि आम आदमी पार्टी को गाली देने से शुरू किया, वहीं से समझ में आ गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं। क्योंकि अगर आप बोलते तो आप निष्पक्ष रूप से बोलते ना, आपने तो बात की शुरुआत पार्टी छूटी और ये वो करना शुरू किया, आपने कहीं निष्पक्षता तो दिखाई नहीं, आपने कहीं आपके जो है प्रमाणित नहीं है। और साहब जो ये मैंने आपको आंकड़ा दिया, चलिए मुझे लगता है आप सब सम्मानिए, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से किसी को इंटरप्ट करिए, क्योंकि देखिए 1 घंटे की चर्चा में सब लोग शांति से एक दूसरे को सुनते हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसे मत कीजिए। पब्लिक को एक जगह आप चुनाव लड़ेंगे, यहाँ साथ में वहां लड़ेंगे, नैतिकता में बची रहती है। अरे नेहरू जी में नैतिकता थी कभी, इंदिरा जी में बची कुछ नैतिकता आता क्या है? चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए। कुमार राकेश जी, मुझे बस प्लीज संक्षेप में इतना बता दीजिए कि ईवीएम को लेके जो बातें आ रही हैं उसका कोई हल निकल सकता है क्या, प्लीज? स्तर को बताइए राखी जी, आप जो मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो बहुत शर्मिंदा है। अरे आप शर्मिंदा पहले अपने में कीजिए, मैं जो काम करता हूँ मुझे शर्मिंदा नहीं है, मैं पत्रकार था, हूँ और रहूंगा, आपकी तरह मैं नहीं हूँ, ठीक है? आप नहीं बोलता हूँ। देखिए प्लीज ऐसे मत करिए, मैं जो प्रश्न ले रही हूँ, ठीक है, समय हो जाएगा, बाकी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाऊंगी, ठीक है? प्लीज मैं अभी मैं किसी से नहीं सुन रही हूँ। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, रमाकांत जी बोलिए। एहतेशाम जी इसके बाद आ रही हूँ आपके पास।
देखिए बाकी लोग भी समय मांग रहे हैं, उन्हें भी कुछ कहना है। आप लोग ऐसे करेंगे तो बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। प्लीज ऐसे मत करिए, जो प्रश्न है उसका जवाब तो देते नहीं है। 2009 में नियम ठीक था। रुक जाइए कुमार राकेश जी, प्लीज 1 मिनट। रीना जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, प्लीज 1 मिनट। सीबी यादव जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। मैं एक वोटर भी तो हूँ। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। हो रहा है कि मैंने क्यों दिया था, ये भी बता दूं। देखिए यहाँ पर अपने आप कुमार राकेश जी प्लीज 1 मिनट रुकिए सर, प्लीज। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को विचलित महसूस करते हैं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे जो ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। हाँ सीबी यादव जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। बैलेट पेपर से होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल दिया जाता था, सर आप लोग ऐसे बात करेंगे, किसी का कोई ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, आप लोग बोल क्या रहे हैं? ऐसे बात करेंगे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी आप में से कौन किस तरह से बात कर रहा है। प्लीज एक एक करके बोलिए ना, रिक्वेस्ट कितनी बार करना पड़ेगा? मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ। ठीक है कुमार राकेश जी, मैं समझ रही हूँ। प्लीज सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। पुरानी कांग्रेस बची नहीं है तो मैं कांग्रेस भी कवर किया और बीजेपी कवर किया और लेफ्ट भी कवर किया और समाजवादी पार्टी भी कवर किया। कुमार राकेश जी प्लीज 1 मिनट, ठीक है? किसी के बारे में जान करके फिर उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है 1 मिनट रुकिए। सीबी यादव जी बोलिए। नो योर सेंस और नो योर कैपेबिलिटी, व्हाट यू आर फर्स्ट एनालाइज योरसेल्फ। ठीक है सीबी यादव जी प्लीज बोलिए। अलग बोल देंगे कुछ भी। मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ, टपक जाएंगे बीच में। मैंने आपको सुना ना, आपका प्रलाप आप 12 मिनट तो बोले, 14 मिनट तो अभी को मौका दिया बोलने के लिए। एलन मस्क और ये बोल रहे हैं, आपको तथ्य मालूम नहीं, कहानी मालूम नहीं, जड़ में जाइए फिर बात कीजिए सर प्लीज। हाँ राखी जी, मैं जो ईवीएम की बात कर रहा था, इतिहास भूगोल आज की तारीख में जो ईवीएम की बात है, मैं सत्य है क्या झूठ है क्या उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लोग जाने। मैं तो जो फैक्ट है सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके जो विश्लेषण है, उसके जो लिंक है देश और विदेश के, उसकी बात कर रहा हूँ। जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, अर्ध सत्य की राजनीति, मैं उस पर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। मैं क्या किसी को अच्छा लगे, हो सकता है बीजेपी को बुरा लग सकता है, कांग्रेस को अच्छा लगे, हो सकता है कांग्रेस को बुरा लग सकता है, आपको अच्छा लगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं जो फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है कुमार राकेश जी, ठीक है, मैंने सुना सर आपको। ठीक है 1 मिनट। सीबी यादव जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, है ना, क्योंकि एहतेशाम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे लैग को रोक मैं जो रखने जा रहा था फैक्ट को उन्होंने ब्रेक किया। यही काम करते हैं। 2019 में मैं आपको मुश्किल 10 सेकंड लेता हूँ। मैं डीडी न्यूज पे लाइव था, एक प्रवक्ता है, लोग तो बीजेपी में है वो, अब वो कुछ भी सवाल कोई पूछे तो बोले कि चौकीदार चोर है, तो कुछ भी बोले अडानी अंबानी पार्टी। हमने कहा भैया हाथ जोड़ करके 2014 के पहले। ठीक है कुमार राकेश जी, क्योंकि समय हो रहा है सर, 2-3 मेहमान और कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 2014 के बाद अडानी अंबानी पैदा हुए क्या? हम क्या उसी पार्टी के कुमार राकेश जी सर, मैंने सुना आपको। प्लीज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है यहाँ पर, मेरे 2-3 मेहमान बोलना चाह रहे हैं, प्लीज 1 मिनट। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की या अन्य पार्टी की। सर प्लीज अब नहीं, अब फिर मुझे सर प्लीज आप प्लीज, मैं बहुत अच्छे से बहुत बार प्लीज, मैं इतना प्लीज और इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत करिए प्लीज। इतना प्लीज और रिक्वेस्ट तो मुझे एक डिबेट में करना पड़ रहा है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। समय हो गया, मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी। सीबी यादव जी जल्दी से बोलिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। मैं एक पार्टी के कैंडिडेट, पार्टी के प्रवक्ता या प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, मैं देश के नागरिक के तौर पर, अगर मुझे ये अविश्वास है कि मेरा वोट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जानने का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर पूरे देश की जनता एक तरफ, मैं अकेला भी अविश्वास कर दूं तो इस चुनाव आयोग को, इस सरकार को मुझे संतुष्ट करेगी कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है ठीक है। एहतेशाम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोल लीजिए, वैसे तो समय नहीं बचा है सर, प्लीज। अभी गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। गड़बड़ी की गई है तो जांच होनी चाहिए। रुकिएगा, उनको लेना चाहिए उनको। सर आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। रीना जी कुछ कह रही है, बोलिए जल्दी से। जी
दो तरफ जी मैं ये कह रही हूँ कि ईवीएम पर अगर जनता को, देश की जनता को विश्वास नहीं है तो उस पर चुनाव आयोग को जरूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जनता इस देश की हमारे लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, वरना ये भी सवाल आएगा, वक्त नहीं दिया। देखिए राखी जी, मैं तो पहले अपनी बात रखा था और मैं उस बात को पुनः कहूंगा कि लोकसभा के अंदर सरकार, विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर कहीं संदेह है, अगर किसी को शक शुबा है, अगर मैं कह रहा हूं CSDS का सर्वे है जिसमें लगभग 43% जनता को भरोसा नहीं ईवीएम पे, तो हमारे नेता ने भी कहा, समाजवादी पार्टी का भी स्पष्ट मानना है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव कराना चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे लगता है यदि ये बात एक बार फिर से निकली है तो ये आगे तक जाएगी। सब लोग एक होके, यदि ऐसा लग रहा है विपक्ष को, तो प्लीज मुझे लगता है इस मामले को फिर आगे लेके जाइए। उस पर क्या डिसीजन आएगा, अभी इलेक्शन में वक्त है, आगामी इलेक्शन में मुझे लगता है शायद कोई इसका निष्कर्ष निकल के आए। लेकिन प्लीज इस तरह से लड़ाई झगड़े तो कम से कम मत करिए, बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबको प्रॉपर समय देना होता है। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, मस्क का एक बयान आता है और ईवीएम पर घमासान शुरू हो जाता है। अब ये बात आई तो है इलेक्शन के बाद, लेकिन थमेगी नहीं, इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ स्टेट्स में बाकी हैं, उपचुनाव हैं, कुछ सीटें खाली होंगी। देखिए जिस तरीके से वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, उन्होंने छोड़ी है, वहां से नाम चल रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन तो ईवीएम से ही होगा ना, फिर आप जो भी रिजल्ट होगा उस पर सवाल उठाएंगे। तो मुझे लगता है इस बात को बहुत क्लियर जल्द से जल्द करने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन को भी, हालांकि वो कहते हैं सब कुछ सेफ है, लेकिन मुझे लगता है इस पर एक बहुत गहन चिंतन का एक ये विषय है जिस पर सबको बात करने की जरूरत है। फिलहाल स्वदेश एजेंडा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।